सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली गवर्नमेंट से कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट को अपडेट किया जाए ताकि इसका मिसयूज कंसेंशुअल टीनेज रिलेशनशिप्स में ना हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कई बार फैमिली स्ट्रिक्ट पॉक्सो लॉज का यूज यंग कपल्स को क्रिमिनल बनाने के लिए करती हैं और कभी-कभी विक्टिम की एज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का सजेशन दिया है। इस क्लॉज के थ्रू जेन्युइन और कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स जहां एज गैप कम हो उनके लिए लीगल एक्सेप्शन क्रिएट होगा ताकि यंग लोग कंसेंशुअल एक्ट्स के लिए जेल न जाएं। पॉक्सो एक्ट ओरिजिनली 18 साल से कम एज के बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन है। लेकिन कोर्ट का मानना है कि इस अमेंडमेंट से चाइल्ड प्रोटेक्शन और यंग अडल्ट्स की पर्सनल लिबर्टी के बीच बैलेंस बन पाएगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी आईरीना ने रिसेंटली अबू धाबी में अपनी 16th असेंबली कंडक्ट की, जिसमें इंडिया ने फाउंडिंग मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट किया। आईरीना को एक ग्लोबल क्लब की तरह समझा जा सकता है जहां 170 देश मिलकर फॉसिल फ्यूल से सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसकी फाउंडेशन 2009 में हुई थी और ये कंट्रीज को पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन फास्ट हो सके। आईरीना एक ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर भी है और ग्लोबल एनर्जी डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका गवर्नेंस एक रोटेटिंग काउंसिल के थ्रू होता है जिससे सभी रीजन्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे परेड में अपनी नई भैरव बटालियंस को शोकेस कर रही है। ये कॉम्पैक्ट और हाईटेक कॉम्बैट यूनिट्स हैं जो स्पीड और सरप्राइज कर फोकस करती हैं, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मिशंस जैसे स्पेशल फोर्सेस करती हैं। ये बटालियंस सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज जैसे लद्दाख और राजस्थान के पास स्टेशन्ड होती हैं और फाइट टनाइट कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी। हर बटालियन में लगभग 250 ट्रेन स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो आर्मी के डिफरेंट ब्रांचेस से आते हैं। ये यूनिट्स रेगुलर इन्फेंट्री और एलीट कमांडोज के बीच का गैप ब्रिज करती हैं और फास्ट ब्रेकिंग टैक्टिकल सिचुएशंस को एफिशिएंटली हैंडल करती हैं। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास स्थित नेलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी ने रिसेंटली फ्लेमिंगो फेस्टिवल होस्ट किया। ये सैंक्चुरी वाटर बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पॉट बिल्ट पेलिकन, ब्लैक हेडेड आइबिस और एशियन ओपन बिल जैसे स्पीशीज के लिए एक मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ की स्वाम्प फॉरेस्ट्स और स्क्रब वेजिटेशन बर्ड्स को नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करती है। 1976 में एस्टैब्लिश ये सैंक्चुरी आज भी माइग्रेटरी बर्ड्स और रिच प्लांट डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जिससे नेचर लवर्स और टूरिस्ट्स यहाँ विजिट करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी PMRKVY में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए 3 स्कीम्स को मर्ज कर रही है। इसका एम फार्मर्स की इनकम और फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ये एक स्टेट लेड इनिशिएटिव है जिसमें स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स प्लान करें, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। स्कीम का टारगेट एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% एनुअल ग्रोथ अचीव करना है। जनरली सेंटर 60% कॉस्ट बियर करता है और स्टेट्स 40%, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए सेंटर ज़्यादा फंडिंग देता है ताकि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। PSLV C62 मिशन, जो इसरो का 2026 का पहला मिशन है, लॉन्च के दौरान एक टेक्निकल इशू का सामना कर रहा है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव EOS निन अन्वेषा सैटेलाइट को कैरी करना था, जो DRDO के लिए डेवलप किया गया एक एडवांस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट अर्थ को हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ्स में ऑब्जर्व कर सकता है, जो डिफेंस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी यूजफुल है। इस रॉकेट में कई इनोवेटिव कमर्शियल पेलोड्स भी थे, जैसे एक यूरोपियन री एंट्री कैप्सूल और ऑर्बिट 8 के थ्रू इंडिया का पहला सैटेलाइट रीफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी डेमो। इसका एम सैटेलाइट की लाइफ एक्सटेंड करना और स्पेस डेब्री को कम करना है। जर्मनी में हुई रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि कैरोफाइट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कैरोफाइट्स एक प्रकार की एंशिएंट ग्रीन एल्गी हैं जिन्हें लैंड प्लांट्स का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव माना जाता है। ये 400 मिलियन साल पुराने हैं और फ्रेश वाटर लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, लेक बॉटम को स्टेबलाइज करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वाटर क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। चूंकि ये मर्की या पोल्यूटेड वाटर में ग्रो नहीं कर पाते, इनकी प्रेजेंस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी का पॉजिटिव इंडिकेटर होती है। हिमाचल प्रदेश की हट्टी कम्युनिटी ने रिसेंटली अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल बोदा त्योहार धूमधाम से सेलिब्रेट किया। ये एक क्लोज-नेट ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम उनकी ट्रेडिशनल हाट मार्केट से आया है, जहां वो अपनी फसल बेचते थे। ये ट्राइब हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के एरियाज में रहती है और वाइट सेरेमोनियल हेडगियर पहनने जैसे यूनिक कस्टम्स फॉलो करती है। कम्युनिटी अपने ट्रेडिशनल काउंसिल खुमली के थ्रू गवर्नड होती है। रिसेंटली इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है।
एग्रीकल्चर इनका मेन लाइवलीहुड है और उत्तराखंड के हट्टी कम्युनिटीज के साथ इनके कल्चरल और मैरिज ट्रेडिशंस काफ़ी मिलते जुलते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी सीजीडब्ल्यूबी ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि आंध्र प्रदेश में ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का इशू काफ़ी वाइड स्प्रेड है। सीजीडब्ल्यूबी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है और इंडिया की ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। इसका हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद में है और यहाँ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स, केमिस्ट्स जैसे एक्सपर्ट्स काम करते हैं जो एक्विफर मैपिंग और वाटर क्वालिटी ट्रैकिंग करते हैं। 1970 में एस्टैब्लिश ये बोर्ड वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और स्टेट्स को सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज पर एडवाइस देने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हिमालयन हिल स्टेशंस इस साल स्नोलेस विंटर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी वीक हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस असल में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो मेडिटरेनियन सी के पास डेवलप होते हैं और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया तक पहुंचते हैं। ये सिस्टम्स कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन और माउंटेन्स में स्नोफॉल लाते हैं जो रबी क्रॉप्स जैसे वीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस साल स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंसेस ना होने की वजह से काफ़ी ड्राई वेदर देखने को मिल रहा है। केरल गवर्नमेंट ने अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम ऑफिशियली चेंज करके अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया है ताकि इसकी यूनिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स पर स्थित यह सैंक्चुरी कर्नाटका और वायनाड के फॉरेस्ट से कनेक्टेड है और चीन कन्नी पूजा रिवर से ड्रेन्ड होता है। ये 250 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज का हैबिटेट है जिसमें रेयर मालाबार रोज और इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई सदर्न बिडविंग भी शामिल हैं। बटरफ्लाइज के अलावा ये सैंक्चुरी एलिफेंट्स और टाइगर्स जैसे बड़े वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है। सांझा शक्ति नाम का एक इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइज पुणे में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया जिसका एम मिलिट्री और सिविल एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन को स्ट्रांग बनाना था। ये एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1 और फायर डिपार्टमेंट्स जैसे 16 सिविलियन एजेंसीज के साथ काम किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करना था। ऐसे जॉइंट ट्रेनिंग से फ्यूचर क्राइसिस के दौरान फास्ट और सीमलेस रिस्पॉन्स इंश्योर हो सकता है। इसरो के फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 ने सोलर स्टॉर्म्स के अर्थ पर इम्पैक्ट को समझने में इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड किया है। सैटेलाइट ने एक पावरफुल सोलर प्लाज्मा इरप्शन ऑब्जर्व किया जो अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड से टकराया और उसे काफ़ी कंप्रेस कर दिया। इस कंप्रेशन की वजह से हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स हार्श स्पेस कंडीशंस के एक्सपोजर में आ गए जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेंजरस हो सकता है। ये फाइंडिंग स्पेस वेदर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं क्योंकि सोलर एक्टिविटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकती है। नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन यानी NFCSF ने शुगर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट से अर्जेंट इंटरवेंशन की डिमांड की है। 1960 में एस्टैब्लिश ये फेडरेशन इंडिया के कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर का टॉप बॉडी है जो 260 से ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और लगभग 5 करोड़ फार्मर्स की लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। NFCSF शुगर पॉलिसीज बनाने और सेक्टर के ग्रोथ एजेंडा को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उनका अपील फैक्ट्रीज और फार्मर्स दोनों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने पर फोकस्ड है। इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप ले रहा है जिसमें इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-1 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में एक साइंटिफिक रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा जहां एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकेंगे। पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की प्लानिंग में है और 2035 तक पूरा 5 मॉड्यूल स्टेशन ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। गगनयान प्रोग्राम का हिस्सा ये प्रोजेक्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को प्रमोट करेगा और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करेगा। IIT मद्रास की रीसेंट स्टडी ने नॉर्थ इंडिया में विंटर फॉग और पोल्यूशन के बीच डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया है। सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस से पता चला है कि हाई एरोसॉल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से फॉग लेयर ज़्यादा ऊपर लिफ्ट होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा हो जाता है। इससे फॉग जल्दी डिसिपेट नहीं होती और पोल्यूटेंट्स ग्राउंड के पास ट्रैप्ड रहते हैं जिससे एयर क्वालिटी और ख़राब होती है। स्टडी सजेस्ट करती है कि एरोसॉल एमिशंस को रिड्यूस करना डेंस विंटर फॉग और रिलेटेड डिस्रप्शंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। गुजरात के भद्रकाली टेम्पल से मिली 12th सेंचुरी की एक इंस्क्रिप्शन हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। ये इंस्क्रिप्शन स्पिरिचुअल टीचर आचार्य भाव बृहस्पति के लिए लिखी गई एक यूलोजी है और सोमनाथ टेम्पल के डेवलपमेंट में सोलंकी डायनेस्टी के रोल को कंफर्म करती है। इसमें बताया गया है कि सोमनाथ टेम्पल को किंग भीमदेव के टाइम पर गोल्ड, सिल्वर, वुड और फाइनली स्टोन से अलग अलग फेजेस में रीबिल्ड किया गया। ये रिकॉर्ड सोमनाथ टेम्पल की आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को ऑथेंटिकेट करता है और मीडिएवल पीरियड में रॉयल पेट्रनेज को हाईलाइट करता है। इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइस गेट सरकार ने अपनी डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हुए नेशनल कस्टम्स पोर्टल आइस गेट को अगरतला बॉर्डर पोस्ट के लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक कर दिया है।
आइसगेट एक सेंट्रल डिजिटल हब के रूप में काम करता है, जहां ट्रेडर्स अपने सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं बिना पेपर यूज किए। लैंड पोर्ट से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद कस्टम्स ऑफिशियल्स रियल टाइम डेटा शेयर कर पाएंगे, रिस्क्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और गुड्स को काफ़ी तेज़ी से क्लियर कर सकेंगे। इस इंटीग्रेशन का एम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को स्मूदर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बिजनेसेस के लिए कम टाइम कंज्यूमिंग बनाना है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026। सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जैसे ओलंपिक कमेटी को रेगुलेट करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे बेटर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी एंश्योर हो सके। अब हर स्पोर्ट्स बॉडी में एक जनरल बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होना अनिवार्य है। इंक्लूसिविटी पर खास जोर दिया गया है। जनरल बॉडी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स शामिल होंगे, जिनमें से आधी विमेन होनी चाहिए। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी में विमेन के लिए स्पेसिफिक पोस्ट्स रिजर्व किए गए हैं, ताकि कम से कम 4 फीमेल मेंबर्स हो सके। फेयर प्ले एंश्योर करने के लिए 20 मेंबर नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल इलेक्शंस की देखरेख करेगा और जिसे भी जेल की सजा हो चुकी है वो पद पर रहने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में अपनी पहली जनरल बॉडी मीटिंग की, जिसमें इंडिया के स्किलिंग इकोसिस्टम का रिव्यू किया गया। ये बॉडी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य पुरानी एजेंसीज को मर्ज करके एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर बनाना था, ताकि पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो सके। NCVET का मेन काम वोकेशनल ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड सेट करना और क्वालिटी एंश्योर करना है। ये उन इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज और मॉनिटर करता है जो स्किल सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को मिलने वाली ट्रेनिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और रियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक ले जा सके। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNRB। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने अपने जर्मन काउंटरपार्ट के साथ ग्रीन हाइड्रोजन रेगुलेशंस पर कोऑपरेशन के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। PNRB मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पेट्रोलियम और गैस के रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, लेकिन क्रूड ऑयल के एक्चुअल प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करता। इसका प्राइमरी रोल मार्केट में फेयर ट्रेड और कंपटीशन एंश्योर करना और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कंपनीज के बीच डिस्प्यूट्स भी सेटल करता है और इसके डिसीजंस के खिलाफ अपील्स एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में जाती हैं। MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO ने इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है, जो इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल एक लाइट वेट शोल्डर लॉन्च्ड वेपन है, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स को एनिमी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को सेफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। इसमें एडवांस्ड इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जैसे इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर, जो मूविंग टारगेट्स पर हाई प्रिसिजन के साथ लॉक करता है। इस सिस्टम में एक सोफिस्टिकेटेड फायर कंट्रोल यूनिट भी है, जो इसे मॉडर्न ग्राउंड वॉरफेयर के लिए एक हाईली इफेक्टिव वेपन बनाता है। एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स। एक इंडियन डिप्लोमैट को 2026-27 टर्म के लिए UN सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स का चेयर बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये बोर्ड न्यूयॉर्क में बेस्ड है और 1978 में स्थापित हुआ था। इसका ग्लोबल रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्म्स कंट्रोल और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कम करने जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर UN चीफ को सलाह देता है। ये UN इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में भी काम करता है। बोर्ड में दुनिया भर से चुने गए 15 एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर गहरा ज्ञान रखते हैं और बैलेंस्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंश्योर करते हैं। पैक्स सिलिका। इंडिया अब पैक्स सिलिका में शामिल होने जा रहा है, जो US लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य एक सिक्योर और इनोवेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है। ये प्रोग्राम सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एसेंशियल मिनरल्स जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए रिलायबल सप्लाई चेन डेवलप करना चाहता है, ताकि रिस्की या कोएर्सिव सोर्सेज पर डिपेंडेंस कम हो। जापान, UK और इजराइल जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप करके ये इनिशिएटिव सेंसिटिव हाई एंड हार्डवेयर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। इंडिया के लिए इस ग्रुप में शामिल होने का मतलब है एडवांस्ड टेक मैन्युफैक्चरिंग तक बेहतर पहुंच और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में एक मजबूत पोजीशन। निरंतर प्लेटफॉर्म। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने हाल ही में निरंतर प्लेटफॉर्म की मीटिंग लीड की।
निरंतर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, अडैप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस। ये इनिशिएटिव कोई नई बिल्डिंग या एक्स्ट्रा स्टाफ क्रिएट नहीं करता, बल्कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसका गोल है इन एग्जिस्टिंग बॉडीज को बेटर हार्मनी में काम करवाना, ताकि रिसर्च शेयर हो सके और क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस का ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जा सके, बिना एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेसी बढ़ाए। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ने हाल ही में अपनी 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के 4 दशक के एफर्ट्स को दर्शाता है। ये ग्रुप 1985 में बना था, जब ईरान-इराक वॉर के दौरान केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 43 पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं, जिनमें इंडिया भी एक है। इस ग्रुप का काम सेंसिटिव मटेरियल्स के एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना है। हालांकि इसके रूल्स लीगली बाइंडिंग नहीं हैं, लेकिन मेंबर कंट्रीज स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पर अग्री करते हैं, ताकि एक्सपोर्टेड केमिकल्स या टेक्नोलॉजीज का मिसयूज वेपन्स बनाने के लिए ना हो। ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे अन्य ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के साथ मिलकर काम करता है। मस्टर्ड क्रॉप। मस्टर्ड फार्मर्स इस वक्त एक पैरासिटिक वीड से परेशान हैं, जो उनकी फसलों को बर्बाद कर रही है। ये वीड जमीन के नीचे उगती है और मस्टर्ड प्लांट की रूट से चिपक जाती है, जिससे क्रॉप का पानी और न्यूट्रिएंट्स चुरा लेती है। क्योंकि नुकसान सॉइल के नीचे होता है और वीड बाद में दिखाई देती है, इसलिए फार्मर्स को प्रॉब्लम का पता अक्सर देर से लगता है। इससे प्लांट्स स्टंटेड और पीले पड़ जाते हैं और हार्वेस्ट बहुत खराब होता है। राजस्थान जैसे राज्यों में मस्टर्ड एक इंपॉर्टेंट विंटर ऑयल सीड क्रॉप है, इसलिए ये इन्फेस्टेशन इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए सीरियस थ्रेट बन गई है। यमन की पॉलिटिकल सिचुएशन फिर से बदल रही है, क्योंकि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने एक अलग स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया है। यमन अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न टिप पर स्थित है और बाब एल मंदेब स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, जो रेड सी और इंडियन ओशन के बीच ग्लोबल शिपिंग का एक मेजर चोक पॉइंट है। ये अनाउंसमेंट देश के अंदर गहरी डिविजन्स को हाईलाइट करता है। यमन सऊदी अरेबिया और ओमान से भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये डेवलपमेंट्स उस रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ने की चिंता पैदा कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ये देश इस वक्त न्यूज में है क्योंकि इसके सदर्न पैटागोनिया रीजन में भयंकर वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। अर्जेंटीना की सीमाएं चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील और यूरुग्वे से लगती हैं, जबकि ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। यहाँ का भौगोलिक रूप बहुत विविध है। नॉर्थ में उपजाऊ पंपास प्लेन्स, साउथ में रोलिंग पैटागोनिया प्लेटो और वेस्ट में रगेड एंडीज माउंटेन्स। प्रमुख नदियों में पराना और उरुग्वे शामिल हैं। अर्जेंटीना नेचुरल रिसोर्सेज से भी काफी रिच है और बोलीविया और चिली के साथ मिलकर फेमस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जो मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जेएनयू और आईआईएम मुंबई जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर इंडिया का पहला ग्लोबली एंकर्ड इंडेक्स लॉन्च कर रहा है, जो ये रीडिफाइन करेगा कि हम किसी कंट्री की सक्सेस कैसे मेजर करते हैं। इसका नाम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी आरएनआई है। ये इंडेक्स सिर्फ जीडीपी या मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे ट्रेडिशनल मेट्रिक्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि 154 कंट्रीज को उनकी एथिकल गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है। आरएनआई 3 कोर एरियाज पर ध्यान देता है। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें यह देखा जाता है कि नेशन अपने सिटीजन्स के साथ जस्टिस और डिग्निटी के मामले में कैसा बिहेव करता है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्लाइमेट एक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन असेस होती है। और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ग्लोबल पीस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मेजर किया जाता है। ट्रांसपेरेंट डेटा के थ्रू इन वैल्यूज को हाईलाइट करके आरएनआई का एम एक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच को प्रमोट करना है, जो इंडिया के सस्टेनेबल और एथिकल ग्लोबल लीडरशिप के विजन से अलाइन करता है। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने गुवाहाटी में हुई एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 स्टेट्स के साथ एक नई स्कीम टैक्स रैम्प्स के लिए अग्रीमेंट साइन किए हैं। ये इनिशिएटिव 2025 से 2031 तक पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होगा। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव डेटा गैप्स को फिल करना और रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है, ताकि इंडस्ट्री बेटर प्लानिंग कर सके। ये स्कीम हैंडलूम से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल्स तक कई एरियाज कवर करती है। स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए जाएंगे, ताकि वो एक्यूरेट डेटा के बेस पर अपने स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान्स बना सके। डेटा सिस्टम्स को मजबूत करके और इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट देकर गवर्नमेंट का एम है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना, जिससे सेंटर और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $350 बिलियन की पावर हाउस बनाया जा सके।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने पेंशन फंड वात्सल्य स्कीम 2025 इंट्रोड्यूस की है, जो बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक नई इनिशिएटिव है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स और गार्डियंस को एनकरेज करना है कि वो अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए जल्दी से सेविंग स्टार्ट करें, एक अकाउंट माइनर के नाम पर ओपन करके। ये स्कीम 18 साल से कम एज के सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है, जिसमें पेरेंट्स तब तक अकाउंट ऑपरेट करते हैं जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता। इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 250 रुपीस पर ईयर रखा है, ताकि फैमिलीज अपने बच्चों के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए डिसिप्लिन सेविंग हैबिट डेवलप कर सकें। 2014 के बाद पहली बार इंडिया में फूड प्राइसेस डिफ्लेशन में चली गई हैं, मतलब प्राइसेस बढ़ने के बजाय एक्चुअली कम हो गए हैं। यूजुअली हम इन्फ्लेशन के बारे में सुनते हैं जहां प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट सिचुएशन होती है, जहां गुड्स और सर्विसेज की जनरल कॉस्ट गिर जाती है, अक्सर लो डिमांड या ओवर सप्लाई की वजह से। इस स्पेसिफिक केस में फूड प्राइसेस में 0.2% की गिरावट देखी गई है, जिसका मतलब है कि खाना थोड़ा सस्ता हुआ है। ऐसा तब होता है जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो या लोगों के बाइंग पैटर्न्स में चेंज आए। वॉकर और हैडली सर्कुलेशन। इंडिया में रीसेंट अनयूजुअल कोल्ड वेव्स को दो मेजर ग्लोबल विंड पैटर्न से लिंक किया जा रहा है, जिन्हें वॉकर सर्कुलेशन और हैडली सर्कुलेशन कहते हैं, और जो ला नीना फेनोमेनन की वजह से और स्ट्रांग हो गए हैं। इसे समझने के लिए एटमॉस्फेयर को एक जायंट इंजन की तरह इमेजिन करें जो हीट को इधर उधर मूव करता है। वॉकर सर्कुलेशन पैसिफिक ओशन के अक्रॉस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एयर मूव करता है, जबकि हैडली सर्कुलेशन इक्वेटर से पोल्स की तरफ नॉर्थ साउथ मूवमेंट करता है। जब ये एयर फ्लो लूप्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो वेदर पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, जिससे अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर ड्रॉप्स होते हैं और विंटर्स का फील अलग होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की ग्लोबल ट्रैवल स्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट आई है और इंडिया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 80th पोजीशन पर पहुंच गया है। ये इंडेक्स पासपोर्ट की पावर को मेजर करता है, जो इस बात पर बेस्ड होता है कि पासपोर्ट होल्डर्स बिना प्रायर वीजा के कितने कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। 85th रैंक से ऊपर आना ये शो करता है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक एक्सेस आसान होता जा रहा है। इसी बीच सिंगापुर अभी भी टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, जहां के सिटीजन्स को सबसे ज्यादा वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन मिलते हैं। इंडिया अल्ट्रा कोल्ड एटम फिजिक्स के एडवांस्ड फील्ड में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है, जहां साइंटिस्ट्स एटम्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक कूल करते हैं ताकि उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सके। नॉर्मल टेम्परेचर्स पर एटम्स बिलियर्ड बॉल्स की तरह रैंडम मूव करते हैं, लेकिन जब उन्हें इतना ज्यादा कूल किया जाता है तो वो स्लो हो जाते हैं और वेव्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस स्टेट में वो ओवरलैप करके एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट करते हैं, जहां बहुत सारे एटम्स मिलकर एक सिंगल सुपर एटम की तरह एक्ट करते हैं। इससे रिसर्चर्स को अनयूजुअल क्वांटम इफेक्ट्स ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते। उत्तराखंड के फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स के पास रिसेंटली एक फायर रिपोर्ट हुई है, जिससे इस फ्रजाइल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कंसर्न्स बढ़ गए हैं। हाई हिमालयाज में लोकेटेड ये नेशनल पार्क अपनी ब्यूटीफुल अल्पाइन फ्लावर मेडोज के लिए जाना जाता है, जहां ब्लू पॉपी और ब्रह्म कमल जैसे एंडेमिक फ्लावर्स मिलते हैं। ये एरिया डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जोन है और स्नो लेपर्ड और एशियाटिक ब्लैक बियर जैसे रेयर वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट भी है। ये पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोटेक्टेड कोर जोन है, इसलिए इसके इकोसिस्टम को कोई भी थ्रेट एक सीरियस एनवायरमेंटल इशू माना जाता है। डिलीवरी वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मेजर एग्रीगेटर कंपनीज ने स्ट्रेसफुल 10-मिनट डिलीवरी डेडलाइंस को हटाने पर अग्रीमेंट किया है। ये डिसीजन गिग इकोनॉमी से जुड़े कंसर्न्स को एड्रेस करता है, जिसमें लेबर मार्केट परमानेंट जॉब्स के बजाय टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क पर बेस्ड होता है। गिग वर्क फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और इंश्योरेंस जैसे ट्रेडिशनल बेनिफिट्स अक्सर नहीं मिलते। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरीज का प्रेशर कम करके इंडस्ट्री का एम है वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना और रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना। यूएस एफडीए ने पहली बार ज़ाइक्यूबो नाम का एक ट्रीटमेंट अप्रूव किया है, जो मेनकेस डिजीज से पीड़ित बच्चों के लिए है। ये एक रेयर और ऑफन फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो एक जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, जिससे बॉडी कॉपर को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाती। कॉपर ब्रेन डेवलपमेंट और मसल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इस डिजीज से अफेक्टेड बच्चों को सीजर्स, वीक मसल्स और डिस्टिंक्टिव ब्रिटल या किनकी हेयर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इस न्यू कॉपर रिप्लेसमेंट थेरेपी के बिना कई पेशेंट्स 3 इयर्स की एज तक सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ये अप्रूवल उनकी लाइफ एक्सटेंड करने और सीवियर सिम्टम्स मैनेज करने के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन मानी जा रही है।
लद्दाख का फेमस चादर ट्रैक, जहां एडवेंचर लवर्स जांस्कर रिवर की फ्रोजन सरफेस पर चलते हैं, इस साल पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि आइस इतनी थिक नहीं बनी है कि सेफ रहे। जांस्कर रिवर इंडस रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जो हिमालयाज के डीप कैनियन से फ्लो करती है। समर में ये राफ्टिंग के लिए पॉपुलर होती है, लेकिन विंटर में इसका फ्रीज होना ट्रैकर्स के लिए लेजेंडरी एक्सपीरियंस होता है। इस सीजन में आइस का प्रॉपरली फॉर्म ना होना हाई एल्टीट्यूड रीजन में चेंजिंग वेदर पैटर्न्स को हाईलाइट करता है, जिससे काफी टूरिस्ट डिसअपॉइंट हुए हैं जो फ्रोजन रिवर पर चलने का यूनिक थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते थे। नासा हिस्टोरिक आर्टेमिस 2 मिशन की फाइनल प्रिपरेशन स्टेजेस में है, जो फरवरी 2026 के आसपास लॉन्च होने के लिए शेड्यूल्ड है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स, 3 अमेरिकन और 1 कनेडियन को मून के अराउंड 10 डे जर्नी पर भेजा जाएगा। ये 1972 के बाद पहली बार होगा जब ह्यूमंस इतनी दूर स्पेस में ट्रैवल करेंगे। भले ही इस मिशन में मून पर लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन ये न्यू ओरायन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट का एक क्रिटिकल टेस्ट होगा। इसकी सक्सेस फ्यूचर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए बहुत जरूरी है, जिसका एम 2028 तक ह्यूमंस को वापस मून की सरफेस पर ले जाना है। लगभग 20 इयर्स के गैप के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नए लाइसेंसेस इशू करने की प्लानिंग कर रहा है। ये बैंक स्पेशली अर्बन एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस और कॉमन लोगों को लोन्स और सेविंग्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये एक यूनिक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम के अंडर ऑपरेट करते हैं। RBI बैंकिंग फंक्शंस जैसे इंटरेस्ट रेट्स और लाइसेंसिंग रेगुलेट करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स इनकी रजिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैंडल करती हैं। इस मूव से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है और सिटीज में स्मॉल ट्रेडर्स और लोकल कम्युनिटीज के लिए बेटर क्रेडिट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ऑपरेशन पवन। डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली 10th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ब्रेव सोल्जर्स को ऑनर किया, जो श्रीलंका में अपनी सर्विसेज और सैक्रिफाइसेस के लिए याद किए गए। ऑपरेशन पवन एक मेजर मिलिट्री मिशन था जो 1987 के इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के बाद लॉन्च हुआ, जिसका एम आइलैंड नेशन में शांति रिस्टोर करना था। इंडियन ट्रूप्स मार्च 1990 तक वहां डिप्लॉयड रहे और उन्हें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस के चलते विड्रॉल हो गया। ये ट्रिब्यूट उन वेटरन्स की एंड्योरिंग लेगेसी को हाईलाइट करता है जिन्होंने एक डिफिकल्ट फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को अपहोल्ड करने के लिए सर्विस दी। माइकोराइजल नेटवर्क्स। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने रिसेंटली टाइलर प्राइज जीता है, जिसे अक्सर इन्वायरमेंट का नोबेल कहा जाता है, अपनी रिसर्च के लिए जो वुड वाइड वेब पर बेस्ड है। ये टर्म अंडरग्राउंड माइकोराइजल नेटवर्क्स को डिस्क्राइब करता है, जहां फंगाई छोटी थ्रेड्स, जिसे हाइफे कहते हैं, उनके थ्रू डिफरेंट प्लांट्स की रूट्स को कनेक्ट करते हैं। इस कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में प्लांट्स फंगाई को कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड देते हैं और बदले में फंगाई प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट ग्रोथ के अलावा ये हिडन नेटवर्क्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हर साल सॉइल में ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2026 बाय ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ग्लोबल जॉब मार्केट की मिक्स्ड पिक्चर दिखाती है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिकली लो है, लगभग 4.9%, लेकिन जॉब क्वालिटी एक सीरियस कंसर्न बनी हुई है, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन में प्रोग्रेस स्लो हो गया है। रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है कि बिलियंस लोग अभी भी इनफॉर्मल जॉब्स में काम करते रहेंगे, जहां सिक्योरिटी नहीं होती। इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि ग्रीन स्किल्स वाले वर्कर्स की डिमांड ट्रेंड लोगों की सप्लाई से ज़्यादा है। निपाह वायरस। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अलर्ट इशू किया है जब वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच निपाह वायरस डिटेक्ट हुआ है। ये एक डेंजरस जूनोटिक वायरस है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में जंप करता है और फ्रूट बैट्स इसके नेचुरल कैरियर्स होते हैं। ये कंटैमिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड लोगों या एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्शन कभी कभी माइल्ड होता है, लेकिन अक्सर सिवियर कंडीशंस जैसे फेटल ब्रेन इन्फ्लेमेशन, एंसेफेलाइटिस तक पहुंच जाता है। सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा कंसर्निंग है क्योंकि अभी इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या ड्रग अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन और कॉशन बहुत ज़रूरी है। फ्रेश वाटर पफरफिश। साइंटिस्ट्स ने इंडिया में फ्रेश वाटर पफरफिश से पॉइजनिंग का पहला कंफर्म्ड केस रिपोर्ट किया है, जो रिवर्स में छिपे हुए एक खतरे को हाईलाइट करता है। ये फिश, जिन्हें लोकली टोड फिश या बलून फिश भी कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे मेजर रिवर्स में पाई जाती हैं। दिखने में यूनिक होने के बावजूद इनमें टेट्रोडॉक्सिन होता है, जो नेचर का एक बहुत ही डेडली न्यूरोटॉक्सिन है और इन्हें खाना एक्सट्रीमली पॉइजनस हो सकता है।
मरीन पफरफिश के अनलाइक ये स्पीशीज पूरी तरह फ्रेश वाटर में रहती हैं और बॉटम फीडर्स होती हैं। ये डिस्कवरी लोकल कम्युनिटीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है कि इस स्पेसिफिक फिश को खाने से लीथल रिस्क्स हो सकते हैं। इंडियन स्किमर। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इंडियन स्किमर को बचाने के लिए एक स्पेशल कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है। ये यूनिक बर्ड मेनली इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में मिलता है और अपनी स्पेशल बीक के लिए फेमस है, जिसमें लोअर मैंडिबल अपर से ज़्यादा लंबी होती है, जो पानी की सरफेस पर स्किम करके फिश पकड़ने में मदद करती है। ये बर्ड्स लार्ज सैंडी रिवर्स और लेक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके हैबिटेट्स पर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बीएनएचएस का ये नया इनिशिएटिव इन बर्ड्स और उनके नेस्टिंग ग्राउंड्स को फर्दर डिक्लाइन से प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जो हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर विमेन के राइट्स को और स्ट्रांग बनाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक वुमन अपने फादर इन लॉ के डेथ के बाद विडो होती है, तब भी उसे उनकी एस्टेट से फाइनेंशियल सपोर्ट क्लेम करने का राइट मिलता है। ये एक्ट ओरिजिनली हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, जैन्स और सिख्स के लिए अडॉप्शन और मेंटेनेंस लॉस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाया गया था, जो पहले अलग अलग कस्टम्स पर बेस्ड थे। इस जजमेंट से ये इंश्योर होता है कि विडोड डॉटर्स इन लॉ बिना सपोर्ट के ना छोड़ी जाएं और उन्हें फैमिली प्रॉपर्टी से अपना लीगल हक मिल सके। कैटल ब्रीड्स, करण फ्राइज एंड वृंदावनी। मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के साथ साथ एनिमल्स की लोकल क्लाइमेट सर्वाइव इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 नए सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स रजिस्टर किए हैं, करण फ्राइज एंड वृंदावनी। ये ब्रीड्स एनडीआरआई और आईवीआरआई जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने साइंटिफिकली डेवलप किए हैं, जहां हाई यील्डिंग फॉरेन ब्रीड्स जैसे होल्स्टीन फ्रिजियन को हार्डी इंडिजिनस कैटल जैसे थार पार्कर और हरियाणा के साथ क्रॉस किया गया। रिजल्ट एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एनिमल है, जो हाई मिल्क यील्ड के साथ डिजीज रेजिस्टेंस और हीट टॉलरेंस भी रखता है। इससे फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बिना एनिमल्स की हेल्थ को रिस्क में डालें। वॉयेजर 1। नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है, जहां ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनेगा जो अर्थ से 1 लाइट डे दूर जाएगा। इसका मतलब है कि ये इतना दूर पहुंच चुका है कि लाइट को अर्थ तक आने में पूरे 24 आवर्स लगते हैं। 1977 में जुपिटर और सैटर्न स्टडी करने के लिए लॉन्च हुआ ये प्रोब बाद में हेलियोस्फीयर क्रॉस कर गया, जो सन के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की बाउंड्री है। अब ये इंटरस्टेलर स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है और ह्यूमैनिटी के सबसे दूर के फ्रंटियर से डेटा भेज रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज किया है, जिसका एम ये असेस करना है कि इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक्सपोर्ट्स के लिए कितने रेडी हैं। ये असेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कौन से रीजन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट किया जा सके। रैंकिंग 4 मेन पिलर्स पर बेस्ड है: पॉलिसी, बिजनेस एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और एक्चुअल एक्सपोर्ट नंबर्स, जो बेसिकली लॉज, बिजनेस एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और एक्चुअल एक्सपोर्ट नंबर्स को इवैल्यूएट करते हैं। इस लेटेस्ट एडिशन में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट्स लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। हंटिंगटन्स डिजीज। रिसर्चर्स हंटिंगटन्स डिजीज को समझने में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो एक रेयर और करंटली इनक्योरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के नर्व सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं। ये कंडीशन मेनली बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करती है, जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, और इसी वजह से अनकंट्रोलेबल डांस लाइक मूवमेंट्स, जिसे चोरिया कहते हैं, दिखाई देते हैं। ये डिजीज एचटीटी जीन म्यूटेशन के कारण होती है, जो एक फॉल्टी प्रोटीन बनाता है जो न्यूरॉन्स को हेल्प करने के बजाय डैमेज करता है। सिम्टम्स यूजुअली 30 इयर्स के अराउंड स्टार्ट होते हैं और टाइम के साथ वर्सन होते जाते हैं। मूवमेंट के साथ थिंकिंग और इमोशंस को भी अफेक्ट करते हैं और आखिर में फुल टाइम केयर की ज़रूरत पड़ती है। मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड एक यूनिक ट्री प्लांटिंग टेक्निक है जो एक जापानीज बॉटनिस्ट ने डेवलप की, जिसका एम स्मॉल अर्बन स्पेसेस में डेंस, फास्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट बनाना है। इस मेथड में ट्रीज को दूर दूर लगाने के बजाय नेटिव ट्रीज और श्रब्स को बहुत क्लोज प्लांट किया जाता है, जिससे वो सनलाइट के लिए compete करते हैं और ऊपर की तरफ फास्ट ग्रो करते हैं। इससे फॉरेस्ट 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करता है और नॉर्मल प्लांटेशन से काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, बिल्कुल एक नेचुरल एंशिएंट फॉरेस्ट जैसा। ये पॉकेट फॉरेस्ट सिटीज़ के लिए आइडियल हैं क्योंकि ये टेम्परेचर कम करते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं और लोकल बर्ड्स और इंसेक्ट्स को वापस लाते हैं। घड़ियाल्स।
एक रीसेंट सर्वे से घड़ियाल्स के लिए गुड न्यूज़ आई है, जिसमें गंगा रिवर बेसिन में 3000 से ज़्यादा इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स की प्रेजेंस कंफर्म हुई है। घड़ियाल्स दूसरे क्रोकोडाइल से अलग होते हैं क्योंकि इनका स्नाउट बहुत लंबा और पतला होता है, जो फिश पकड़ने के लिए परफेक्ट है, जो इनका मेन फूड है। अडल्ट मेल को पहचानना आसान है क्योंकि उनकी नाक के टिप पर एक बड़ा पॉट शेप्ड बम्प होता है, जिसे घरा कहते हैं, जिससे स्पीशीज का नाम पड़ा। ये काफ़ी शाय होते हैं और ज़्यादा टाइम पानी में ही रहते हैं, सिर्फ सैंड बैंक्स पर बास्किंग या एग्स ले करने के लिए आते हैं। सर्वे दिखाता है कि कॉन्जर्वेशन एफर्ट सक्सेसफुल रहे हैं और जंबल और गिरवा जैसे रिवर्स में मेजर पॉपुलेशंस अब थ्राइविंग हैं। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कैपिटल के लिए एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनता जा रहा है, जहां रीसेंट ईयर्स में सिटी से थाउजेंड्स ऑफ मंकीज रीलोकेट किए गए हैं। दिल्ली के सदर्न एज पर अरावली हिल्स के साथ लोकेटेड ये सैंक्चुरी एक ग्रीन लंग और एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है, जो हरियाणा से कनेक्ट होता है। ये सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, बल्कि एक रिच इकोसिस्टम है जहां लेपर्ड्स, जैकल्स और 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। इस एरिया में ढाक और खेजड़ी जैसे हार्डी प्लांट्स होते हैं, जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और सिटी के बिल्कुल पास एनिमल्स को एक सेफ नेचुरल हैबिटेट देते हैं। मॉलिक्यूलर क्लाउड। एस्ट्रोनॉमर्स मॉलिक्यूलर क्लाउड L38 का स्टडी कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि स्टार्स का जन्म कैसे होता है। मॉलिक्यूलर क्लाउड स्पेस के मैसिव कोल्ड रीजन्स होते हैं, जो गैस और डस्ट से भरे होते हैं, और इन्हें अक्सर स्टेलर नर्सरीज कहा जाता है क्योंकि यहीं से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। ये क्लाउड्स इतने कोल्ड होते हैं कि गैस ग्रेविटी के अंडर क्लम्प होना शुरू हो जाता है, और जब डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है तब स्टार इग्नाइट होता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। जब नए स्टार्स बन जाते हैं, उनकी पावरफुल एनर्जी और विंड्स बची हुई गैस और डस्ट को उड़ा देते हैं और एक नया स्टार सिस्टम बन जाता है। हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम का मिस्ट्री फिर से चर्चा में आ गया है, जब रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएस मिलिट्री एक ऐसे डिवाइस का टेस्ट कर रही है जो इन स्ट्रेंज सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकता है। हवाना सिंड्रोम अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक ग्रुप है, जैसे सडन हेडेक्स, डिजीनेस, अजीब साउंड सुनाई देना और मेमोरी लॉस, जो पहली बार 2016 में क्यूबा में यूएस डिप्लोमैट्स ने रिपोर्ट किया था। विक्टिम्स अक्सर बताते हैं कि उन्हें बिना किसी विजिबल कॉज के हेड में सडन प्रेशर फील होता है। अभी तक एग्जैक्ट ओरिजिन कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सस्पेक्ट किया जाता है कि ये डायरेक्टेड एनर्जी या रेडियो वेव से लिंक्ड हो सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया समेत कई कंट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिया 2026 का रिपब्लिक डे एक स्पेशल थीम के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा है, जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित होगा। इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली पूरी परेड का सेंट्रल थीम वंदे मातरम ही होगा। परेड रूट के दोनों तरफ 1923 की रेयर और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगाई जाएंगी, जो इस गीत की अलग-अलग पंक्तियों को दर्शाएंगी। इवेंट के एंड में माहौल और फेस्टिव बनाने के लिए एक बड़ा वंदे मातरम बैनर और बलून्स रिलीज किए जाएंगे। पहली बार यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स इंडिया के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट्स होंगे। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किया है। इनका 3 दिन का दौरा इंडिया यूरोप के दोस्ती और बिजनेस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये हाई प्रोफाइल इन्विटेशन क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया EU रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने पर एक बड़े इवेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। 2016 में शुरू हुई इस योजना ने इंडिया को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज देश में 2 लाख से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हो चुके हैं, जो इकोनॉमी को 2030 तक $7.3 ट्रिलियन के टारगेट की तरफ ले जा रहे हैं। इस इवेंट में पीएम मोदी यंग एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे और उनकी सक्सेस स्टोरीज और चैलेंजेस को समझेंगे। इंडियन आर्मी ने अपना 78th आर्मी डे राजस्थान के जयपुर में एक ग्रैंड और हिस्टोरिक परेड के साथ सेलिब्रेट किया। ये इसलिए खास रहा क्योंकि पहली बार परेड किसी रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया के बजाय पब्लिक जगह पर हुई। इवेंट का फोकस था कि कैसे आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके और ज्यादा फास्ट और स्मार्ट बन रही है। लोगों को मेड इन इंडिया वेपन्स जैसे अर्जुन टैंक्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स का पावरफुल डिस्प्ले देखने को मिला। IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने स्कॉप नाम का एक एडवांस्ड रोबोट रिवील किया है, जो इंडिया का पहला होम ग्रोन 4-लेगेड वॉकिंग रोबोट है। ये रोबोट एक रोबोट डॉग की तरह काम करता है और इसमें एक मैकेनिकल आर्म भी है, जिससे ये टूल्स उठा सकता है या डेंजरस जगहों का इंस्पेक्शन कर सकता है। पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कारण ये आत्मनिर्भर भारत के गोल को सपोर्ट करता है। फ्यूचर में स्कॉप डिजास्टर जोन्स, रिस्की ऑपरेशंस और हत्या की स्पेस मिशंस में भी काम आ सकता है।
गुजरात ने इंडिया की पहली स्टेट फंडेड BSL-4 लैबोरेटरी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसेस और जर्म्स पर रिसर्च करेगी। इस हाईटेक लैब में इबोला और निपाह जैसे डेडली आउटब्रेक्स का सेफ स्टडी पॉसिबल होगा। अब तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लैब्स को ऐसी सुविधा थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से गुजरात फ्यूचर हेल्थ थ्रेट्स का जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएगा। ये लैब फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत बनाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए अपनी ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया एक एज ऑफ कंपटीशन में एंटर कर रही है, जहां कंट्रीज कोऑपरेशन के बजाय ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा लड़ रही हैं। आने वाले कुछ सालों में डिजिटल सिक्योरिटी, AI जनरेटेड फेक न्यूज और रिच पुअर गैप बड़े रिस्क्स बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बायोडाइवर्सिटी लॉस सबसे बड़े ग्लोबल थ्रेट्स बताए गए हैं। इंडिया और इजराइल ने फिश फार्मिंग और सी फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप के तहत एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे सीवीड कल्टीवेशन और स्पेशल वाटर सिस्टम्स का यूज किया जाएगा। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर होने के नाते इंडिया इस कोलैबोरेशन के थ्रू अपनी ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इससे लोकल फिशर्स की इनकम बढ़ेगी और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के जरिए बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी। IMD ने अपनी 151st एनिवर्सरी पर 200 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लॉन्च किए हैं, जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। ये स्मार्ट स्टेशंस रियल टाइम और हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे वेदर और डिजास्टर्स का एक्यूरेट फोरकास्ट पॉसिबल होगा। पिछले 10 सालों में इंडिया ने साइक्लोन और हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शन में काफी इंप्रूवमेंट किया है। ये अपग्रेड मिशन मौसम का हिस्सा है, जिसका एम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस बढ़ाना है। जापान ने दुनिया का पहला डीप सी माइनिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जिसमें समुद्र के 6000 मीटर गहरे तल से रेयर मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक कार्स और विंड टर्बाइन्स जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस इनिशिएटिव का गोल जापान की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है, लेकिन एनवायरमेंटल ग्रुप्स को चिंता है कि इतनी गहरी माइनिंग से डीप सी इकोसिस्टम और वहां के जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। कर्नाटका ने अपने ट्रेडिशनल ओनर्स को हेल्प करने के लिए लैंड लॉज में अपडेट किए हैं। ये पुराना लॉ जम्मा बने लैंड से जुड़ा हुआ था। ये लैंड सदियों पहले मिलिट्री सर्विस के बदले दी गई थी, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स के कारण ओनरशिप ट्रांसफर मुश्किल हो जाता था। नए अमेंडमेंट से लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्न हो जाएंगे, जिससे करंट ओनर्स अपना हक इजीली प्रूव कर सकेंगे। इससे कॉफी एस्टेट ओनर्स के कई पुराने डिस्प्यूट सॉल्व होने की उम्मीद है। झारखंड ने 25 सालों के बाद ऑफिशियली पीसा एक्ट को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इस लॉ के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने रिसोर्सेज और लोकल गवर्नेंस पर ज्यादा अधिकार मिलता है। विलेज काउंसिल्स को डेवलपमेंट डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। इसका एम ये इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करते हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से जुड़े एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में कहा है कि कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट डील्स पर इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने 2018 के फ्लिपकार्ट स्टेक सेल में क्लियर किया है कि सिर्फ टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर टैक्स अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर इनकम इंडिया में जनरेट हुई है तो टैक्स लायबिलिटी भी यहीं होगी। ये रूलिंग टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना लॉन्ग पेंडिंग कोलोकेशन केस सेटल कर लिया है। इस केस में कुछ ब्रोकर्स को अनफेयर फास्ट डेटा एक्सेस मिलने का इशू था, क्योंकि उनके सर्वर्स एक्सचेंज के डेटा सेंटर में लगे हुए थे। सेटलमेंट के बाद एक्सचेंज आगे बढ़ सकेगा, लेकिन यह केस एक रिमाइंडर है कि रेगुलेटर मार्केट फेयरनेस पर स्ट्रिक्ट नजर रखता है। वुमनिया इनिशिएटिव ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बिजनेस करने का मौका देता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा विमेन लेड बिजनेसेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। इन्होंने 80,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का बिजनेस किया है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट से लेकर ऑफिस सप्लाईज तक शामिल हैं। इस इनिशिएटिव ने मिडलमैन को हटाकर विमेन को डायरेक्ट इनकम का स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया है।